Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कंफ्यूज होते हुए अलंकार ने पूछा और साथ ही साथ वो नक्श को घूरने लगा। अलंकार के नजरिए से देखें तो इरफान भाई नक्श की इज्जत सिर्फ और सिर्फ कल्याणी की वजह से करते थे, क्योंकि जिस दिन कल्याणी का बर्थडे था उस दिन होटल प्राइम स्टार का ओनर और बदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज की ओनर पर्सनली जाकर गिफ्ट्स देकर आए थे। मैं नक्श को घर छोड़ने जा रही हूँ। आफ्टर ऑल ये मेरा दोस्त है और आज जिस तरह से तुम इसके साथ पेश आए, एटलीस्ट मैं मेरे दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। ये बोलते हुए अवंतिका काफी नाखुश दिखाई दे रही थी। जैसे ही अलंकार ने यह सुना वैसे ही उसके चेहरे पर गुस्से के बादल नाचने लगे। अवंतिका, तुम कहना क्या चाहती हो? इसके जैसा कचरा जो जावेरी परिवार का यूजलेस दामाद है, ये तुम्हारा दोस्त बनने के लायक है? मेरी बात मानो, मेरे साथ वापस चलो। कड़क अंदाज में अवंतिका ने अलंकार की ओर देखा और उसके बाद नक्श की ओर देखते हुए बोली, इग्नोर करो इसे, चलो चलते हैं। उसी समय नक्श अचानक से चौंक गया जब एक ब्लैक कलर की कार उन तीनों के सामने आकर रुकी। जैसे उस कार का दरवाजा खुला वैसे ही उस कार के अंदर से ग्रीन कलर का स्मोक बाहर आने लगा। ये सही नहीं है, भागो भाग। इससे पहले कि नक्श सभी को भागने का संदेश देता, अचानक से नक्श का सर घूमने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया घूम रही है और अचानक से नक्श बेहोश हो गया। पता नहीं कितने समय के लिए, लेकिन एक एक करके धीरे धीरे तीनों को होश आने लगा और होश आने के बाद उन तीनों ने अपने आप को एक कमरे में बंद पाया। तीनों के हाथ और पैर बंधे हुए थे। वो कमरा काफी बड़ा था और उधर काफी अंधेरा भी था, लेकिन कुछ टंगस्टन बल्ब्स की पीली रोशनी में उन्हें 5 से 6 हट्टे कट्टे मर्द थोड़ी ही दूरी पर खड़े दिखाई दे रहे थे। तुम लोग जानते भी हो कि मैं कौन हूँ? जल्दी से मुझे खोलो और यहाँ से जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अलंकार ने यहाँ भी अपने पैसों का घमंड दिखाना चाहा और जोर से चिल्लाते हुए बोला, शांत बैठ जा, ऊपर से ऑर्डर है कि तुम तीनों को यहीं रखना है। चुप कर। एक आदमी ने इम्पेशेंट होते हुए कहा, ऊपर से ऑर्डर है? तुम्हारे ऊपर जो है उसे बोलो कि मैं अलंकार भल्ला हूं, बाहर आते ही सबकी चटनी बना दूंगा। खोलो मुझे। अलंकार की हीरोगिरी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक से दूसरे आदमी ने कहा, हाथ में खुजली हो रही है, चल थोड़ा मिटा कर आते हैं। ये सुनते ही वो पहला आदमी भी उसके साथ अलंकार की तरफ बढ़ा। इस समय नक्श रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन उसके शरीर की ताकत उसे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। ये जानकर वो पूरी तरह से शॉक्ड था। मौका पाकर नक्श वहां से निकलना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह से नाकामयाब रहा। जैसे ही वो दोनों आदमी अलंकार के करीब आए, वैसे अलंकार ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ देखकर काले कपड़े पहने एक आदमी ने अलंकार के चेहरे पर कसकर थप्पड़ जड़ा। उस थप्पड़ की इंटेंसिटी इतनी जबरदस्त थी कि अलंकार के 3 दांत टूट कर गिर गए और मुंह से खून की नदी बहने लगी। मामला अभी शांत नहीं हुआ था। दूसरे आदमी ने अलंकार के पेट में जोरदार घूसा मारा और इसी के साथ अलंकार के सारे तार हिल गए और वो दर्द के मारे कराहने लगा। अब ये एकदम शांत रहेगा, नफरत के साथ उस आदमी ने कहा। तुम लोग आखिर हो कौन? अवंतिका ने कड़क अंदाज में डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें बता देती हूं कि मैं एक पुलिस वाली हूं और मुझसे भिड़ना आसान नहीं होगा। अचानक से एक आदमी अवंतिका के सामने आया और बोला, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम पुलिस वाली हो, तुम्हारा नाम ऑफिसर अवंतिका है, तभी तो हम तुम्हें यहां लेकर आए हैं। तुम लोग मुझे जानते हो? कंफ्यूज होते हुए अवंतिका ने कहा। अवंतिका जी, क्या भूल गई? न जाने आपने अब तक मेरे कितने ही आदमियों को अरेस्ट किया है। कड़क अंदाज में उस आदमी ने कहा, परसों के दिन आप और आपकी पूरी टीम मुझे ही ढूंढ रही थी, लेकिन मैं आप लोगों के हाथ नहीं लगा। तुम दयाशंकर हो? फाइनली अवंतिका ने रिएक्ट किया। तुम रीगल गैंग से हो ना? क्या चाहिए तुम्हें? अवंतिका बहुत अच्छे से जानती थी कि रीगल गैंग क्या करती है। ये सारे क्रिमिनल्स हैं और इनके हाथ में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये फिर किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। नक्श, जो अभी तक एकदम शांत था, वो अचानक से चौंक गया और मन ही मन सोचने लगा, ये साला रीगल गैंग क्या है? दयाशंकर ने नक्श और अलंकार की ओर देखते हुए कहा, अवंतिका जी तो आज काफी खुश होंगी। दो हैंडसम मर्द जो आपके साथ हैं। बकवास मत करो, मुझे उस यूजलेस इंसान के साथ कंपेयर मत करो।
अलंकार को बहुत गुस्सा आ गया था। उसी समय उसने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, शट अप! तुम कौन हो, क्या करते हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि अभी तुम तीनों यहां हो तो मैं किसी को भी यहां से आसानी से जाने नहीं दूंगा। ये बोलते हुए दयाशंकर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। दयाशंकर, इन्हें जाने दो। तुम्हारे आदमियों को मैंने अरेस्ट किया है। उसकी जवाबदारी इनकी नहीं, मेरी है, और मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती हूं। अवंतिका बहुत अच्छे से जानती थी कि रीगल गैंग कितनी खतरनाक है, इसलिए इस सब झमेले में वो नक्श और अलंकार को नहीं डालना चाहती थी। रीगल गैंग, नाम जितना फैशनेबल है, काम उतना ही खतरनाक है, खासकर मर्डर्स। न जाने रीगल गैंग ने अब तक कितने ही मर्डर्स किए होंगे, रेप किए होंगे, चोरी, लूटपाट, ये सब तो इनके लिए आम बात थी। और ये गैंग अभी की नहीं है, बल्कि कई साल पुरानी है, भंवरी देवी के समय से। इस गैंग की शुरुआत भंवरी देवी ने ही की थी। वो तो रही नहीं, लेकिन उनकी गैंग अभी भी चल रही है। पिछले 6 साल का रिकॉर्ड्स देखें तो रीगल गैंग ने ना जाने कितने ही मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स को मौत के घाट उतारा है। और पिछले 6 साल में इनकी क्रिमिनल रेट में 300% का इजाफा हुआ है। ये सब इसलिए क्योंकि 6 साल पहले गुजरात पुलिस ने एक सीक्रेट मिशन चलाया था। उस मिशन का मेन मकसद रीगल गैंग के सरदार बाबू गुज्जर को मारना था। उस मिशन में इंडियन आर्मी भी शामिल हुई और अवंतिका भी उस मिशन का हिस्सा थी। लेकिन रीगल गैंग के लोकल कनेक्शंस इतने स्ट्रांग थे कि उस मिशन में उनका सरदार हाथ नहीं आया। लेकिन उस मिशन ने सरदार बाबू गुज्जर के दिल में बदले की आग लगा दी और उसके बाद शुरू हुआ असली तांडव। इसलिए ये सब सोचते हुए अवंतिका को अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये सही कह रही है, तुम्हारा मैटर इसके साथ है, मेरा तो तुमसे कोई लेना देना भी नहीं है, तो मुझे क्यों पकड़ रखा है? जल्दी से मुझे खोलो, यहां से जाने दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। अवंतिका को शांत देखकर अलंकार को भी समझ आ गया था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। वो पैनिक करने लगा था। तुम कितना पैसा दे सकते हो? दयाशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैंने ऑफिसर अवंतिका को पकड़ा है और अभी मेरा मूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। अगर तुमने मुझे एक अच्छी कीमत दी और उस कीमत से मैं सैटिस्फाइड हुआ तो मैं तुम्हें यहां से जाने दूंगा। मेरी और अवंतिका की जान के लिए मैं तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा। अलंकार ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा, 2 करोड़? क्या तुम्हें लगता है कि उन पैसों से तुम अपनी जान बचा सकते हो? ये बोलते हुए दयाशंकर हंसने लगा। और मैंने कब कहा कि तुम अपने पैसों से ऑफिसर अवंतिका की भी जान बचा सकते हो? उसके बाद दयाशंकर ने नक्श की ओर देखते हुए कहा, चूंकि तुम भी इसके दोस्त लगते हो, इसलिए गरीब तो तुम भी नहीं हो सकते। चलो बताओ, तुम अपनी जान की कीमत को कितने पैसों से तोल सकते हो? जब नक्श ने यह सुना तो उसकी दोनों भौहें ऊपर की ओर उठी। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दयाशंकर उससे इस तरह का कोई सवाल पूछेगा। यह तो पूरा यूजलेस है, इसके पास कोई पैसा वैसा नहीं है और हम कोई दोस्त भी नहीं है, अलंकार ने चिल्लाते हुए कहा। अगर तुम्हें लगता है कि 2 करोड़ काफी नहीं है तो मैं 50 लाख रुपए और देता हूं। मैं बस चाहता हूं कि तुम मुझे यहां से जाने दो। अलंकार के करंट अपीयरेंस को देखकर अवंतिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा, रंग दिखा दिया इसने तो। ये कैसा मर्द है, अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर भागने की बात कर रहा है, नामर्द कहीं का। जब नक्श ने दयाशंकर की ओर देखा, जिसके चेहरे पर खुशी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही थी, तो नक्श और भी ज्यादा चौंक गया। उसने मन ही मन सोचा, क्योंकि इसने हम तीनों को पकड़ लिया तो ये नहीं चाहेगा कि हम यहाँ से जाएं। तो फिर इसका मकसद? अभी नक्श अपने मन में इक्वेशन बिठा ही रहा था कि तभी दयाशंकर ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, पैसा क्या है, एक एक्सटर्नल मैटर है, लेकिन चूंकि अब तुम लोग मुझे वो रकम नहीं दे रहे हो जिससे मेरा दिल खुश होए, इसलिए अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। दयाशंकर ने पीछे मुड़ते हुए अपने एक आदमी से कहा, बाहर निकालो इसे और तुम लोग इन दोनों का एक हाथ पहले काटो और मछलियों के खाने का बंदोबस्त करो। ये सुनकर अलंकार कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया। उसे लगा कि दयाशंकर ने उसकी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है और वो वहां से जाने वाला है। अलंकार ने सोचा कि बाहर निकलते ही वो सबसे पहले पुलिस को कॉल करेगा और इस जगह की लोकेशन भेजेगा जिससे वो अवंतिका की जान बचा सके। और जब अवंतिका को पता चलेगा कि उसकी जान अलंकार ने बचाई है तो उसका गुस्सा पूरी तरह से प्यार में बदल जाएगा। लो बताओ, गांव बसा नहीं और गुंडे पहले ही आ गए। अचानक से नक्श ने शांत रहते हुए कहा, रुको,
हालांकि मेरे पास देने के लिए 2.5 करोड़ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक रिंग है जो बहुत ही ज्यादा कीमती है। नक्श ने तुरंत ही अपनी जेब से वो रिंग बाहर निकाली जो उसने कपिल मेहता के विला से ली थी। ऑफ कोर्स नक्श जानता था कि वो रिंग बेहद खास है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उस रिंग के अंदर क्या छुपा हुआ है। जब नक्श ने पहली बार उस रिंग को दीवार पर लटके हुए देखा था, तभी नक्श समझ गया था कि उसके अंदर कुछ तो है। लेकिन एक चीज नक्श बहुत अच्छे से जानता था कि वो रिंग एंटीक है और बहुत एक्सपेंसिव है। नक्श के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अगर नक्श को उस रिंग में कुछ भी काम का नहीं मिला तो वो रिंग उसके लिए पूरी तरह से यूजलेस है। ऐसे में अगर वो उस रिंग के जरिए अपनी जान बचा सकता है तो इसमें गलती क्या है? किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब दयाशंकर नक्श के हाथ में उस रिंग को पहली बार देखेगा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाएंगे। लेकिन जब उसने उस रिंग को ध्यान से देखा तो उसका चेहरा पूरा ग्लूमी हो गया था। दयाशंकर ने पूछा, ये रिंग तुम्हें कहां से मिली? हालांकि अंदर ही अंदर उसने गेस कर लिया था, लेकिन उसे अभी और इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत थी। दयाशंकर के चेहरे को देखकर नक्श ने अपने दिमाग में यहां से भागने का प्लान बना लिया था। ये रिंग मेरे पास कहां से आई? क्या तुम इस रिंग के बारे में मुझसे डिटेल में जानना चाहते हो? नक्श ने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे मानो वो कुछ ज्यादा ही कठोर हो। पूरे करेज के साथ नक्श ने अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। जब नक्श ने ये कहा तो अलंकार, जो ठीक उसके बाजू में खड़ा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। कबाड़ी कहीं का, साले तू इतनी बड़ी बड़ी बात मत कर। अगर वो भाई ऑफेंड हो गए ना तो हम तीनों की जान चली जाएगी। जब दयाशंकर ने अलंकार की बात सुनी तो उसका चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया। ओए हीरो, शांति से खड़ा रहे। अब अगर तूने एक लफ्ज भी और कहा तो मैं तेरी जबान काट दूंगा। दयाशंकर की बात सुनकर अलंकार इतना ज्यादा डर गया कि उसने तुरंत ही अपने मुंह पर ताला लगा दिया, लेकिन नफरत की नजरों से वो अभी भी नक्श को घूर रहा था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा। फोन की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा कमरा एको करने लगा। जल्दी से नक्श ने अपना फोन बाहर निकाला तो देखा कि उसे अनिका का कॉल आ रहा था। एक तरफ अनिका थी और एक तरफ दयाशंकर। देखना होगा कि नक्श किससे चूज करेगा। क्या नक्श इस समय अनिका का कॉल उठाएगा या फिर उसका कॉल कट कर देगा? क्या अनिका किसी मुसीबत में थी? क्या नक्श अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या उस रिंग में वाकई में कुछ था या फिर थोथा चना बाजे घना वाला हिसाब होगा? क्या उस रिंग को पाने के बाद दयाशंकर नक्श को छोड़ देगा या फिर नक्श और भी ज्यादा मुसीबत में फंस जाएगा? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। आप यकीन नहीं करेंगे कि नक्श ने किसे चूज किया। ऑफ कोर्स अनिका। दयाशंकर का खौफ काम नहीं आया और नक्श ने तुरंत ही कॉल उठा लिया। हाँ मेरी बीवी, मैं थोड़ा बॉस के काम से बाहर आया हूं, थोड़ा टाइम लगेगा, नक्श ने शांत रहते हुए कहा। अच्छा ठीक है, चलो मिलते हैं। मुस्कुराते हुए नक्श ने कॉल कट किया और उसके बाद दयाशंकर को देखने लगा। नक्श के चेहरे पर ना तो कोई शिकन थी और ना ही कोई डर। नक्श की इस हरकत से दयाशंकर के एक्सप्रेशन में कोई चेंजेस नजर नहीं आए। ऑफ कोर्स मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, दयाशंकर ने कहा, क्योंकि यह मामला अब उस रिंग से जुड़ा हुआ था। नक्श ने नोटिस किया कि ये बोलते हुए दयाशंकर को थोड़ी दिक्कत हुई, यानी उस रिंग में जरूर कुछ खास बात है जो दयाशंकर को समझ आ गई थी। दूसरी तरफ ये सब देखकर अलंकार ने मन ही मन सोचा, ये साला खुद तो मरेगा लेकिन साथ ही साथ मुझे और मेरी अवंतिका को भी ले डूबेगा। अलंकार तो अवंतिका को अपना बना चुका था, लेकिन क्या अवंतिका भी अलंकार को अपना मानती थी? ये तो उसने पूछने या जानने की कोशिश भी नहीं की। यही तो मर्द जात की प्रॉब्लम है। वो रिंग पूरी तरह से मेरी है और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को बुलाकर उस रिंग की जांच पड़ताल करवाओ। नक्श का अंदाज पूरी तरह से कठोर हो गया था। जब दयाशंकर ने यह सुना तो उसके होश पूरी तरह से उड़ गए। उसके माथे पर पसीना आने लगा था और इसी के साथ नक्श ने एक अलग अंदाज में दयाशंकर की ओर देखा। दयाशंकर तुरंत ही समझ गया और अपने आदमी से बोला, इसे दूसरे कमरे में ले जाओ, मैं इसकी अच्छे से पूछताछ करना चाहता हूं। जब अलंकार ने देखा कि दयाशंकर वहां से जाने वाला है तो जैसे तैसे उसने उठने की कोशिश की और बोला, प्लीज मुझे जाने दो,
मैं आपसे वादा करता हूं कि यहां से निकलते ही मैं किसी को भेजकर आपको आपके सारे पैसे भिजवा दूंगा। मारो साले को। ये बोलते हुए दयाशंकर पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। दो लोग नक्श को एस्कॉर्ट कर रहे थे। जब नक्श दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि पीछे 3 से 4 आदमी मिलकर अलंकार को बुरी तरह पीट रहे हैं। अलंकार की हालत खराब होती हुई नजर आ रही थी। 2 मिनट बाद दयाशंकर ने उन दोनों आदमियों को वहां से जाने के लिए कहा और उनके जाते ही दयाशंकर नक्श के सामने घुटनों के बल नीचे बैठ गया और बोला, बादशाह माफ कीजिए, मैं आपको पहले पहचान नहीं पाया और इस वजह से मैंने आपको काफी बुरा भला कहा। शायद मुझसे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। जब नक्श ने यह सुना तो उसके चेहरे पर पजल्ड लुक आ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दयाशंकर उसे बादशाह क्यों बुला रहा है। नक्श तो कहीं का भी बादशाह नहीं था। वो अलग बात है कि बीते हुए दिन के अंदर नक्श अनिका के दिल का बादशाह बन गया था। हालांकि जब नक्श ने देखा कि उसे दयाशंकर की तरफ से इतनी इज्जत मिल रही है तो उसका करेज अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। वो कहते हैं ना कि जिन्हें नहीं पता होता है वो इनोसेंट होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। थैंक यू बादशाह, थैंक यू। ये बोलते हुए दयाशंकर पूरी तरह से नक्श के सामने झुक गया था। हालांकि ये सब देखकर नक्श को काफी मजा आ रहा था, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता चल पाया था कि उसे इस तरह का ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। साथ ही साथ ये बादशाह होने के पीछे की क्या कहानी है। नक्श कंफ्यूज था, लेकिन वो अपने चेहरे पर ऐसे कोई एक्सप्रेशंस नहीं ला रहा था। आपने जो आज रीगल गैंग पर एहसान किया है उसे जन्मों जन्मों तक याद किया जाएगा। ये रिंग, ये हमारी पुश्तैनी रिंग है जिसे कई सालों पहले पुलिस ने रेड मारते हुए हमारे अड्डे से ले ली थी। आज आपने इसे वापस देकर हमारे गैंग की शोभा बढ़ा दी है। थैंक यू बादशाह। दयाशंकर की बात सुनकर अब नक्श को धीरे धीरे कहानी समझ आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग में अब और भी कई सारे सवाल चलने लगे थे। अगर ये रिंग रीगल गैंग की है तो ये कपिल मेहता के घर में क्या कर रही थी? क्या वो भी इस गैंग से जुड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा होता तो दयाशंकर को पता होता कि उनकी ये रिंग किसके पास है। साला ये माजरा क्या है? नक्श ने मन ही मन सोचा। इसी के साथ नक्श चेयर पर बैठा और अपना हाथ हिलाते हुए बोला, तुमने कहा कि ऑफिसर अवंतिका ने तुम्हारे बहुत सारे आदमियों को पकड़ा है। हाँ, जब से पुलिस में आई है हमारी गैंग के ही तो पीछे पड़ी है, बाकी का इन्हें कुछ दिखता ही कहाँ है। दयाशंकर ने दूसरे कमरे की ओर देखते हुए कहा, जहां अवंतिका और अलंकार को रखा गया था। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि आपकी रीगल गैंग बहुत महान है, आपने देश के लिए सब कुछ अच्छा ही तो किया है। ये बोलते हुए नक्श की दोनों भौहें ऊपर की ओर उठ गई थी। ये सवाल आपको देश के पॉलिटिशियन से करने चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो हैं। आप खुद सोचिए कि क्या गरीब को सरकार की स्कीम्स का फायदा मिल रहा है? उस स्कीम्स का फायदा तो सिर्फ पॉलिटिशियंस उठा रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। गरीब का क्या गरीब? इससे पहले कि दयाशंकर अपनी बात पूरी रखता, नक्श ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, तो क्या गरीब को खूनी बन जाना चाहिए? लोगों को मारना चाहिए? अत्याचार करने चाहिए? क्या ये सब करने से आपको स्कीम्स का फायदा मिलेगा? नहीं, आप सिर्फ बागी कहलाएंगे। अब जब बात पॉलिटिशियंस पर आ गई थी तब नक्श को यह भी समझ में आ गया था कि वो रिंग कपिल मेहता के घर में क्या कर रही थी। जिस तरह से कपिल मेहता ने अपने फायदे के लिए इरफान भाई का सहारा लिया, वैसे ही बहुत साल पहले अपने फायदे के लिए सरकार ने रीगल गैंग का सहारा लिया था। लेकिन जब बात नहीं बनी तो रीगल गैंग बागी बन गई और आज उनका एक एक मेंबर पुलिस के रडार में है। अब पुलिस रीगल गैंग को जड़ से खत्म करना चाहती है, एनकाउंटर करके, और दूसरी तरफ रीगल गैंग बड़े बड़े पॉलिटिशियंस पर हमला करते हुए सरकार को यह दिखाने की कोशिश करती है कि वो अभी उनकी पहुंच से बहुत दूर है। लेकिन इस सब में नक्श का क्या इन्वॉल्वमेंट? नक्श क्या चाहता है? क्या नक्श इस मामले की गहराई तक जाना चाहता है? अब हम बागी हैं और इस जिंदगी को अपना चुके हैं। छोड़िए ना बादशाह, आज आपने हमें जो तोहफा दिया है उसके बदले में आप हमारी खास दावत के हकदार हैं। मैं अभी जाकर कुछ ड्रिंक्स और खाने का इंतजाम करता हूँ, पूरी इज्जत के साथ दयाशंकर ने कहा। नक्श ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया और इस इशारे को समझकर दयाशंकर उस कमरे से बाहर चला गया। उसके बाद नक्श ने उस कमरे को ध्यान से देखा। उस कमरे का लेआउट देखकर नक्श तुरंत ही समझ गया कि वो कमरा दयाशंकर का ही है। उस कमरे में सारी फैसिलिटीज का इंतजाम जो था। कुछ मिनट बाद नक्श का ध्यान एक ब्लैक बॉक्स पर गया।
ये क्या है? मन ही मन सोचते हुए नक्श ने उस ब्लैक बॉक्स को खोला तो उसके अंदर पाउडर का एक पैकेट था जिस पर लिखा था बेहोशी की दवा। इससे पहले कि नक्श कुछ समझ पाता, अचानक से उसे बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तुरंत ही नक्श ने उस पैकेट को अपनी जेब में ठूसा और उस बॉक्स को बंद करते हुए जल्दी से अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। उसी समय दयाशंकर भी वापस आ गया। नक्श ने देखा कि दयाशंकर का ध्यान सबसे पहले उस ब्लैक बॉक्स पर गया। नक्श की आंखों में हल्का सा डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस समय अगर दयाशंकर ने उस बॉक्स को चेक किया तो नक्श का प्लान फेल हो सकता था और नक्श की जान भी जा सकती थी। फिर रीगल गैंग ये नहीं देखेगी कि नक्श उनका बादशाह है। वैसे नक्श का आखिर क्या प्लान था? तुम इतना जल्दी वापस कैसे आ गए? नक्श ने पानी पीते हुए कठोर अंदाज में कहा। बादशाह, मैंने सोचा कि आपको लगेगा कि मैं आपको निग्लेक्ट कर रहा हूं, इसलिए मैं जल्दी आ गया। ये बोलने के बाद दयाशंकर ने दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, जल्दी से अंदर आओ और बादशाह के लिए खाना लगाओ। दयाशंकर के ये बोलते ही दरवाजा खुला और 5 से 6 लोग अपने हाथ में तरह तरह की डिशेस लेकर अंदर आए और पूरी इज्जत के साथ नक्श के सामने झुकते हुए टेबल पर डिशेस जमाने लगे। साथ ही साथ नक्श के लिए ड्रिंक्स में 5 से 6 तरह की वाइन के ऑप्शंस भी मौजूद थे। नक्श ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो रीगल गैंग के घर में घुसकर इतना लैविश लंच करेगा। बादशाह, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ आएंगे, वरना मैं पहले से ही सारे प्रिपरेशंस करके रखता। इतने कम समय में जो हो पाया वो आपके सामने है। भीनी मुस्कान के साथ दयाशंकर ने कहा, इतने कम समय में इतना अच्छा इंतजाम किया है, मैं बहुत खुश हूं। लेकिन मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, आप मुझे बादशाह क्यों कह रहे हैं? आपकी वो पुश्तैनी रिंग मेरे पास थी, कि आप मुझे मारना नहीं चाहते? नक्श ने अपना कंफ्यूजन दूर करना चाहा। नहीं बादशाह, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी रिंग आपके पास जरूर थी, लेकिन उस रिंग से आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि अगर होता तो आप इतनी आसानी से अपनी जान के बदले हमें वो रिंग नहीं देते। वो रिंग कोई ऐसी वैसी रिंग नहीं है, उसके मायने बहुत अलग हैं, इसलिए आप परेशान ना हुए। आप हमारे गेस्ट हैं और हमारी सेवा के हकदार भी। पूरी इज्जत के साथ हम आपको छोड़ेंगे, लेकिन माफ कीजिएगा, हम आपके उन 2 दोस्तों को नहीं छोड़ेंगे। ये बोलते हुए दयाशंकर के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। अपना खाना एंजॉय कीजिए, मैं बाहर ही खड़ा हूं, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। ये बोलते हुए दयाशंकर पीछे मुड़ा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। दयाशंकर की बात सुनकर नक्श और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था। उसे बादशाह की तरह ट्रीट क्यों किया जा रहा है ये तो उसे समझ आ गया था, लेकिन उस रिंग में ऐसा क्या था जो उसे नहीं पता है? शायद कपिल मेहता को भी नहीं पता था, वरना वो इतनी आसानी से उस रिंग को नक्श को नहीं देता। और अब नक्श को पता भी चल गया था कि दयाशंकर अवंतिका और अलंकार को छोड़ने वाला नहीं था। रीगल गैंग अपने उसूलों के काफी पक्की थी और इस मामले में बहस करने से भी कुछ होने वाला नहीं था। खैर, टेबल पर खाने की इतनी सारी डिशेस देखकर नक्श के मुंह में पानी आ गया था। सब कुछ छोड़कर उसने पहले खाने पर फोकस किया। नक्श को खाना सफाचट करने में 10 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा और इसी के साथ उसने अपनी पसंद की वाइन के 2 से 3 पैग भी मार लिए थे। अब नक्श ने अपने प्लान पर फोकस किया। जल्दी से अपनी जेब से वो पाउडर बाहर निकाला और एक वाइन की बोतल में डाल दिया। उस बोतल को अच्छे से हिलाने के बाद नक्श ने कड़क अंदाज में आवाज लगाते हुए कहा, क्या बाहर कोई है? नक्श की आवाज सुनते ही दरवाजा खुला और दयाशंकर आते हुए बोला, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, मैं यहाँ आया और आपने मुझे बादशाह का दर्जा दिया, इतनी इज्जत दी, मैं खाली हाथ कैसे जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि ये वाइन आप अपने सारे आदमियों को मेरी तरफ से पिलाएं, मुझे अच्छा लगेगा। ये बोलते हुए नक्श ने उस वाइन की बोतल को दयाशंकर की ओर बढ़ाया। मुस्कुराते हुए दयाशंकर ने उस बोतल को नक्श के हाथ से लिया और बोला, आपका यहाँ आना हमारे लिए किसी स्पेशल ओकेजन से कम नहीं है। आप बादशाह हैं तो आपकी ऑर्डर को भला मैं कैसे टाल सकता हूँ? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जाइए और सभी को वाइन का मजा लेने दीजिए। पूरे सेटिस्फैक्शन के साथ नक्श ने कहा, बिल्कुल, क्यों नहीं। ये बोलते हुए दयाशंकर उस वाइन की बोतल के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। दयाशंकर के वहां से जाने के बाद नक्श ने राहत की सांस ली। अगर उन लोगों ने उस वाइन को पिया तो वो सभी बेहोश हो जाएंगे और ऑफिसर अवंतिका को बचाने का अभी सिर्फ एक यही तरीका है
लेकिन क्या एक बोतल से काम बन पाएगा? नक्श की मेन प्रायोरिटी इस जगह से बाहर निकलना था, वो भी अवंतिका को साथ लेकर। और एक वाइन की बोतल से काम बनने वाला नहीं था। इसलिए नक्श ने उस पाउडर को बाकी 4 अलग अलग ब्रांड्स की वाइन की बोतल में डाला और उसे अच्छे से हिलाते हुए बाहर मौजूद दूसरे आदमियों को बुलाते हुए बोला, चलो चलो सब अंदर आओ, दावत का मजा लो। क्या नक्श का यह आइडिया काम करेगा, या दया शंकर ने नक्श की हरकत को पहले ही पहचान लिया था? क्या नक्श को बादशाह कहने के पीछे की कहानी की गुत्थी सुलझेगी, या फिर इस कहानी का कभी अंत नहीं होगा? क्या नक्श ऑफिसर अवंतिका को बचा पाएगा, या फिर वो यहाँ गहरी मुसीबत में फंस जाएगा? क्या है नक्श की असली चाल? जानने के लिए सुनिए इंस्टा एम्पायर ओनली ऑन पॉकेट एफएम। A Ford Motor Company Brasil Limitada dá continuidade à campanha de recall publicada em 22 de novembro de 2024 e convoca seus consumidores para agendarem a atualização gratuita do módulo de controle do painel de instrumentos dos veículos Mustang, modelo 2024, produzidos de 10 de maio de 2024 até 16 de agosto de 2024. Em determinadas condições, o painel de instrumentos do veículo pode não funcionar corretamente em razão de uma falha na calibração do módulo de controle. Na hipótese de falha, a tela नक्श की आवाज सुनकर 2 लोग जल्दी से उस कमरे में आए और उनमें से एक ने इज्जत के साथ कहा, जी सर, हमारे लिए क्या ऑर्डर्स हैं? ये सुनकर एक बार को नक्श को ऐसा लगा जैसे मानो वो ही रीगल गैंग का लीडर हो। कोई ऑर्डर्स नहीं है, मैंने देखा कि यहाँ पर तुम लोगों की लाइफ काफी डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़े मजे करने का हक तुम सबको है। ये सारी वाइन की बोतल लेकर जाओ और अपने साथ साथ अपने भाइयों को भी पिलाओ, जेनरस होते हुए नक्श ने कहा। ये सुनकर वो दोनों खुशी से झूम उठे। उन्होंने नहीं सोचा था कि एक अनजाना इंसान जिसके साथ दया शंकर भी इतनी इज्जत से पेश आएगा, वो उनकी जिंदगी को अच्छे से समझ सकता है। उसके बाद वो दोनों नक्श के सामने हल्का सा झुके और थैंक यू सर कहते हुए उस कमरे से बाहर चले गए। उन दोनों के वहां से जाने के बाद नक्श उस कमरे में गया जहां अवंतिका और अलंकार को बंदी बनाकर रखा गया था। नक्श को देखकर वहां मौजूद गार्ड्स भी अटेंशन की मुद्रा में आ गए। ग्रीटिंग सर कहते हुए नक्श को एड्रेस किया। मैंने तुम्हारे बॉस को अच्छी दावत बनाने के लिए कहा है, तुम भी जाओ और कुछ ड्रिंक्स के मजे लो। इस कमरे के माहौल को मुझ पर छोड़ दो, नक्श ने शांत रहते हुए कहा। थैंक यू सर। उन गार्ड्स के चेहरे पर चमक आ गई थी। मन ही मन नक्श भी बहुत खुश था, क्योंकि उसका प्लान काम कर रहा था। अगर इसी तरह सब कुछ चला तो वो अवंतिका को लेकर यहां से आसानी से निकल सकता था। जब सभी गार्ड्स वहां से चले गए तो अवंतिका ने पजल्ड लुक के साथ कहा, नक्श, ये सब क्या चल रहा है? ये लोग तुम्हें सर सर क्यों कह रहे हैं? ये तो मुझे सिर्फ सर कह रहे हैं, असल में तो मैं बादशाह हूं। वैसे मैं भी श्योर नहीं हूं कि मुझे इतनी इज्जत क्यों मिल रही है। हो सकता है कि इन्हें लगता है कि मैं सूरत का कोई बिग शॉट हूं। ऑकवर्ड तरीके से नक्श ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मैं जानता था तुम्हारे जैसा यूजलेस इंसान बिग शॉट कैसे हो सकता है। ये तुम्हें गलत समझ रहे हैं और तुम इसका फायदा उठा रहे हो। अलंकार ने नफरत की नजर से नक्श को देखते हुए कहा। हालांकि अलंकार का करंट अपीयरेंस अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसकी नाक के साथ साथ उसका चेहरा पूरा सूजा हुआ था और चेहरे पर खून भी मौजूद था, जिसे उसने साफ नहीं किया था। लेकिन उसके बाद भी उसकी अकड़ 1% भी कम नहीं हुई थी। साथ ही साथ उसके हाथ पैर भी बंधे हुए थे और उसे एक चेयर से बांध रखा था। अवंतिका ने अलंकार की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि कंसर्न दिखाते हुए नक्श से बोली, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। अगर तुम यहां से बाहर निकल गए तो हमें भी आसानी से बचा सकते हो। कोई जल्दी नहीं है, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर अवंतिका और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। उसी समय कमरे के बाहर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। नशे और बेहोशी की हालत में एक एक करके सभी गार्ड जमीन पर गिर रहे थे। जैसे ही नक्श के कान में बोतल के टूटने की आवाज आई, वैसे ही नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सभी को बेहोश कर दिया है।
इसका मतलब तुम किसी भी एंगल से यूजलेस नहीं हो, अलंकार ने एक्साइटेड होते हुए कहा। अरे तो अब खड़े खड़े देख क्या रहे हो, जल्दी से हमें यहां से बाहर निकालो। नक्श ने अलंकार की बात पर ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही उसके कदम अवंतिका की तरफ बढ़े, जिसे उन लोगों ने चेयर से बांध रखा था। नक्श ने रस्सी खोलते हुए अवंतिका को आजाद कर दिया था। दयाशंकर बहुत चालाक है, हो सकता है कि वो मेरी चाल को समझ गया हो। हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। ये बोलते हुए नक्श ने अवंतिका का हाथ पकड़ा और वो दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अरे अरे, क्या तुम अंधे हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं अभी भी बंधा हुआ हूं? ये देखकर अलंकार ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे खोलो और अपने गंदे हाथ मेरी अवंतिका से दूर रखो। भल्ला जी, आप तो अपनी जिंदगी बचाने के लिए 2.5 करोड़ रुपए देने वाले थे ना? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूं? अलंकार ने ऊंची आवाज में बोलते हुए कहा। तुम दोनों मुझे यहां अकेला छोड़कर भाग जाओगे, उसके बाद ये रीगल गैंग इतना गुस्सा हो जाएगी कि अगर मैं उन्हें 60 करोड़ भी दूंगा ना तो भी यूजलेस होगा। भल्ला जी, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि आप बेवकूफ हैं या नहीं। ये बोलते हुए नक्श के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई थी। इतनी बकवास करने की क्या जरूरत है? तो मुझे खोल क्यों नहीं रहे हो? ऐसा लगा जैसे मानो बस अलंकार अब भी रो पड़ेगा। गहरी सांस लेते हुए अवंतिका ने कहा, नक्श प्लीज मेरे खातिर से खोल दो। अरे ऐसे कैसे? भल्ला जी तो मुझसे नफरत करते हैं, उनके लिए तो मैं यूजलेस हूं। अगर मैंने उन्हें हाथ लगाया तो क्या उनकी इज्जत खराब नहीं होगी? अपने दोनों कंधों को ऊपर उठाते हुए नक्श ने शांति से कहा, ओए, तुझे इतना हीरो बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो लोग तुझे गलत नहीं समझते ना तो अभी तेरे दोनों हाथ काट चुके होते। शेर की तरह दहाड़ते हुए अलंकार ने कहा। देखा आपने अवंतिका मैडम, आप खुद देखिए, भल्ला जी खुद नहीं चाहते कि मैं उनकी मदद करूं। शांत रहते हुए नक्श ने कहा। नक्श के पास समय की कोई कमी नहीं थी। उसे अच्छे से पता है कि अगर सभी ने उस वाइन का आनंद लिया है तो कम से कम 8 से 9 घंटे तक किसी को भी होश नहीं आने वाला है। यही वजह है कि नक्श अलंकार के मजे ले रहा था और उसे उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस समय बंधा हुआ इंसान नक्श नहीं बल्कि अलंकार था। अवंतिका ने एक बार फिर से गहरी सांस भरी और बोली, नक्श, मुझे पता है कि अलंकार के बात करने का तरीका गलत है। मैं पर्सनली उसे कहकर तुमसे माफी मंगवाऊंगी, लेकिन अभी के लिए उसे खोल दो, जाने दो उसे, ठीक है? माफी? इस इंसान को सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। इसे कुत्ते की तरह मारा है, लेकिन उसके बाद भी इसकी जबान तोते की तरह पटपट कर रही है। ये बोलते हुए नक्श ने अलंकार की ओर देखा, लेकिन अलंकार कहां सुधरने वाला था। नक्श, तू चाहता है कि मैं सबके सामने तुझसे माफी मांगू? भूल जा बेटा, सपने देख, सपने। नफरत की नजर से नक्श को देखते हुए बोला, अवंतिका, तुम भी क्या इसके जैसे यूजलेस इंसान के साथ अपना कीमती समय बर्बाद कर रही हो? यह आदमी किसी काम का नहीं है। क्या तुम आर्ग्यू करना बंद करोगे? अवंतिका का चेहरा अचानक से गुस्से से लाल हो गया था। तुम जानते भी हो दयाशंकर कौन है? अगर हम तुम्हें यहां पर छोड़कर चले गए ना तो तुम मछलियों की दावत बन जाओगे। जब अवंतिका ने यह कहा तो अलंकार पूरी तरह से स्टन रह गया। उसे अवंतिका की बात पर यकीन था। इन्हें डर नहीं लगता। वैसे भी भल्ला जी के पास अपनी जान बचाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। नक्श अब अलंकार पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वैसे भी यहां से निकलने का रूट बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमें बाहर कहां से निकलना है उसे ढूंढने में भी बहुत समय बर्बाद होगा। नक्श, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूं, प्लीज अलंकार को खोल दो और उसे हमारे साथ आने दो। बिना किसी कॉन्फिडेंस के अवंतिका ने कहा। अवंतिका बहुत अच्छे से जानती थी कि अलंकार ने किस तरह से नक्श का मजाक बनाया था, इसलिए अब उसे आगे आकर नक्श के सामने अलंकार की जान की भीख मांगनी पड़ रही थी, वो भी बिना किसी कॉन्फिडेंस के साथ। सही मायनों में देखा जाए तो नक्श को अलंकार की जान की पड़ी ही नहीं थी। उसे अलंकार से कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अवंतिका के कहने पर नक्श पिघल गया था। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं इसे छोड़ दूंगा, नक्श ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझे फिर से बॉस कहना होगा। नक्श, तू मेरी अवंतिका को बुली कैसे कर सकता है? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ अलंकार ने चिल्लाते हुए कहा। यह सुनकर नक्श जोर जोर से हंसने लगा। ओह माय गॉड, अरे कमाल हो गया, भल्ला जी को बुली का मतलब पता है। बस बहुत हुआ, आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है।
अवंतिका ने गहरे अंदाज के साथ नक्श की ओर देखा और अपना सर नीचे करते हुए बोली, बॉस, आई एम सॉरी। जैसे ही अवंतिका के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। लेकिन इन अदाओं के साथ अवंतिका और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रही थी। चूंकि ऑफिसर अवंतिका तुम्हें छोड़ने के लिए कह रही है, तो मुझे उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। मुस्कुराते हुए नक्श ने अलंकार की ओर देखा और कहा। उसके बाद नक्श के कदम अलंकार की तरफ बढ़े और वो धीरे धीरे उसकी रस्सी खोलने लगा। ज्यादा हीरोगिरी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार मुझे यहां से बाहर निकलने दे, उसके बाद मैं तुझे दिखाता हूं कि अलंकार भल्ला कौन है। ये बोलते हुए अलंकार के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। अच्छा, तुम तो वाकई में काफी एरोगेंट हो। ऐसा है तो तुम्हें यहीं रहना चाहिए। जब उन लोगों को होश आएगा तो उन्हें दिखाना कि अलंकार भल्ला कौन है, ठीक है? ये बोलते हुए नक्श ने अपना हाथ हटा लिया था और इसके साथ रस्सी खोलने का प्रोसेस भी बंद हो गया था। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझसे गलती हो गई, जल्दी से मुझे खोलो। अलंकार के एक्सप्रेशंस ड्रामेटिक अंदाज में बदल गए थे। सच कहूं तो दया शंकर का ख्याल आते ही उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे डर लगने लगा था। नक्श ने अपना सिर हिलाया और देखते ही देखते अलंकार को आजाद कर दिया। उसके बाद वो तीनों उस कमरे से बाहर निकल आए। रीगल गैंग के अड्डे से बाहर निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हर तरफ बस कैमरे ही कैमरे नजर आ रहे थे। तीनों अलग अलग दिशा में जाते हुए बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे और इस सब में 5 घंटे कब बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। फाइनली 2 घंटे के बाद नक्श को एक खुफिया रास्ता मिला और ठीक समय पर वो तीनों उस अड्डे से बाहर आए। बाहर आते ही अवंतिका अपने मिशन पर लग गई और उसने पुलिस की बड़ी फोर्स को रीगल गैंग के अड्डे की लोकेशन भेज दी थी। कुछ ही समय में फोर्स वहां पहुंच गई और रीगल गैंग के 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें दयाशंकर भी शामिल था। और ये सब हो पाया सिर्फ और सिर्फ नक्श की वजह से। अवंतिका के ऊपर नक्श का एक और एहसान जुड़ चुका था और इस बार इसका सारा क्रेडिट उसने नक्श को दे दिया था। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी भी नक्श के इस काम से काफी खुश थे, लेकिन अलंकार भल्ला बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। जब नक्श अपने विला पहुंचा तो उस समय घड़ी में सुबह के 1 बज रहे थे और अनिका मैडम बेडरूम में आराम से सो रही थी। अनिका को शांति से सोता हुआ देखकर नक्श का दिल भर आया था। वो बहुत अच्छे से जानता था कि वो अनिका के साथ गलत कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नक्श अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो सही सिचुएशन का इंतजार कर रहा था जो उसे नहीं मिल रही थी। वैसे देखा जाए तो पर्दे के पीछे रहकर नक्श ने अनिका की हमेशा मदद की थी और वो इसी तरह आगे भी करने वाला था, लेकिन उसके दिल में एक कसक थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। यही सब सोचते हुए नक्श सीधा स्टडी रूम की तरफ बढ़ा और शांति से जाकर चेयर पर बैठ गया। अभी भी उसके मन में कई सवाल थे, जैसे वो रिंग कपिल मेहता के पास कैसे आई होगी, उस रिंग की खासियत क्या है, और सबसे जरूरी बात, इतना कुछ होने के बाद भी नक्श के शरीर में थकान दिखाई नहीं दे रही थी। और आज जिस तरह से नक्श ने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को काम में लेते हुए जो कारनामा किया, वो वाकई में अनबिलीवेबल है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कपिल की उस पिल के कारण? अगर इन पिल्स में इतनी ताकत है तो नक्श को इसका बिजनेस 100% करना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन नक्श शुरुआत कहां से करे, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। मन ही मन गणित बैठाते हुए नक्श को कब नींद आई उसे ये पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह 8 बजे नक्श की आंख खुली। भले ही नक्श बहुत कम समय के लिए सोया था, लेकिन वो काफी रिफ्रेश फील कर रहा था। जैसे ही नक्श स्टडी रूम से बाहर आया, वैसे ही उसके बेडरूम का दरवाजा खुला और अनिका भी कमरे से बाहर निकली। नक्श, तुम कब आए? और बेडरूम में भी तो जगह थी सोने के लिए, तुम स्टडी रूम में क्या कर रहे थे? पजल्ड लुक के साथ अनिका ने कहा। अरे बीवी, वो बॉस ने एक काम दिया था। अभी बॉस का बिजनेस बूम कर रहा है ना, तो बहुत काम है सर पे। बस वो काम करते करते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। बहाना बनाने में नक्श अब होशियार हो गया था, लेकिन अनिका को उसके बहाने समझ आते थे। क्या अनिका नक्श से और सवाल जवाब करने वाली है? क्या नक्श उसके सवालों के भंवर में फंसने वाला है? क्या होगा आगे? क्या जावेरी खानदान पर आई मुसीबत और बढ़ती जाएगी? क्या उसके लिए जावेरी परिवार अनिका को दोषी ठहराएगा? अनिका की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? नक्श और अनिका की लाइफ में आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए